गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ हो? रिवीजन चल रहा है। चलो, हमने पुराने वाले वीडियो में देखा था राष्ट्रीय आय के संबंधित अवधारणाओं की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है, क्योंकि किसी भी देश में जो कैलकुलेशन किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, उसी के आधार पर हम विभिन्न देशों की तुलना करते हैं। किसी देश की जीडीपी ज़्यादा हो सकती है, किसी देश की जीडीपी बराबर हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, मध्यम हो सकती है। तो उसी के आधार पर उन विभिन्न देशों की कंपेरिजन की जाती है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है, और मापन के लिए हमारे पास 3 विधियां होंगी। सबसे पहले आज हम जिस विधि की चर्चा करेंगे वो है आपके मूल्य वृद्धि विधि, उत्पादन विधि भी इसको कह देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। जैसे कि आप समझ रहे हैं मूल्य वृद्धि, इसमें हम ये देखेंगे कि किसी स्तर पे कितनी मूल्य वृद्धि किसी एक स्तर पे की जाती है। हर स्तर पर होने वाली मूल्य वृद्धि इसको जोड़ दिया जाता है, और सभी स्तरों पर होने वाली मूल्य वृद्धि को जोड़ने के बाद हमारे पास घरेलू आय आ जाएगी। इस घरेलू में आय में हम क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है, जो हमने उस दिन चर्चा करी थी कि घरेलू आय में और राष्ट्रीय आय में किसका अंतर है, निफा। तो निफा जैसे जोड़ दिया जाएगा हमारी राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अब इस घरेलू आय का कैलकुलेशन इस मेथड से करने के लिए, उत्पादन विधि के माध्यम से कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले कुछ हमें चरण अपनाने पड़ेंगे। और सबसे पहला चरण है अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रकों में विभाजन। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, किसी भी अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक सेक्टर आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होगा? हाँ शाबाश, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है वह क्षेत्र है जिससे हमें वो प्राथमिक वस्तुएं मिलती हैं जिनका उत्पादन प्राकृतिक कारकों की सहायता से किया जाता है। मतलब प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक क्षेत्र और प्राथमिक जिसको हम बोलेंगे क्रियाएं, 3 तरह के आपको अलग अलग शब्द देखने हैं। तो पहले तो हम देखेंगे प्राथमिक वस्तु। प्राथमिक वस्तु क्या होगी, वह वस्तु जो हमें प्रकृति से एज इट इज मिल जाती है। जैसे हम अगर बात करते हैं गेहूं की, जैसे हम बात करते हैं आम की, जैसे हम बात करते हैं चावल की, जैसे हम बात करते हैं आपके लकड़ियों की, तो ये सब वस्तुएं क्या प्रकृति से हमें एज इट इज मिलती हैं। इसमें किसी तरह का कोई क्लासिफिकेशन या मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। तो ये वस्तु कौन सी कहलाएगी, प्राथमिक वस्तु। अब इसी प्राथमिक वस्तु से क्या मिलती है, इससे जो क्रिया होती है उनको प्राप्त करने में उन क्रियाओं को क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक क्रियाएं। वे क्रियाएं जो प्राथमिक वस्तु प्राप्त करने के लिए संपादित की जाती हैं, क्रियाएं कौन सी कहलाएगी, प्राथमिक क्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, वेरी गुड, कृषि, खेती बाड़ी हो गई, पशुपालन हो गया। इसी तरह आपके इसमें मुख्य रूप से 5 क्रियाएं माने जाएंगी जो प्राथमिक क्रियाओं में अंतर्गत आती है अर्थशास्त्र की दृष्टि से। पहला हो गया कृषि और संबंधित क्रियाएं, दूसरा हो गया पशुपालन, तीसरा हो गया वानिकी। वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं, वनों का उगना है, वहां से पेड़ों की कटाई वगैरह है, ये सारा का क्या है, वानिकी के अंतर्गत आता है। चौथी क्रिया इसको मैं लिख देता हूं, प्राथमिक क्रियाओं में आपकी होगी कृषि क्रिया, पशुपालन, तीसरा हो जाएगा इसमें वानिकी, उसके बाद में खनन और उत्खनन। इन 5 क्रियाओं को हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। कृषि संबंधित क्रियाएं होंगी, उसमें आपके खेती बाड़ी है, इसमें निराई गुड़ाई है, फसलों की कटाई। कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं हम गांव में संपादित करते हैं वो क्या जाएंगी, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगी। फिर उसी से पशुपालन आपका जो संबंधित क्रियाएं हैं, उसमें आपके मत्स्य पालन भी हो सकता है, उसमें आपके मुर्गी पालन भी हो सकता है, ये सारा का सारा पशुपालन के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा आपके वानिकी, वनों से संबंधित, वनों की कटाई है, वनों का लगाना है, वनों का ढोना है, ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा, वानिकी में, फॉरेस्ट्री में आ जाएगा, या आपके एनिमल हस्बेंड्री में आ गया। ये आपके खनन है। खनन और उत्खनन 2 नए शब्द हैं जो अभी आपने शायद सुने नहीं होंगे। खनन का मतलब है किसी वस्तु का सत्यशील लेवल पे जो आप खनिजों को इकट्ठा कर देते हैं, वो आपके खनन के अंतर्गत आती है। जैसे अगर मान लो आपकी मोनोजाइट की बात करें, मोनोजाइट सुना है ना, परमाणु एक ईंधन है जो केरल के तटीय क्षेत्रों से इकट्ठा किया जाता है। अगर हम नमक को ऊपरी सतह से इकट्ठा कर लेते हैं, आपके खनन के अंतर्गत आ जाता है। ऊपरी सतह से किसी खनिज को इकट्ठा करना खनन होगा। और खोद के निकालना, जमीन के अंदर से खोद के निकालना क्या हो जाएगा, उत्खनन हो जाएगा, क्योंकि इनसे भी हम अयस्क मिलते हैं, और ये अयस्क क्या कहलाएंगे, प्राथमिक वस्तु कहलाएगी। तो ऐसी प्राथमिक वस्तु, प्राथमिक क्रियाएं और प्राथमिक क्रियाओं का संपादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र।
तो अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र कौन सा हो गया? प्राइमरी सेक्टर। किससे रिलेटेड होगा? प्राइमरी एक्टिविटीज से होगा। और प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होगी? वो एक्टिविटीज जो प्राइमरी गुड्स को कलेक्ट करने में, प्राइमरी वस्तुओं का इकट्ठा करने में, उत्पादन करने में संपादित की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र के बाद हम अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है उसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपके आएगा जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोल देते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत वो क्रियाएं होंगी जिनको हम वस्तुओं का निर्माण करने के लिए, प्राथमिक वस्तु, जैसे अगर हम चौक की बात करते हैं, देखो अगर चौक अगर मान लो इस तरह का है तो उधर इसमें क्या होगा कि इसको निर्माण करने के लिए हमें कई तरह की चीजों का यूज करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन चौक के माध्यम से हम क्या करेंगे? दूसरी वस्तु का आपका निर्माण हो गया। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम दोबारा इसको देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र जो प्राथमिक वस्तुओं को द्वितीयक वस्तुओं में कन्वर्ट करता है। इसी राष्ट्रीय आय में हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्राथमिक वस्तु और द्वितीयक वस्तु। प्राथमिक वस्तु प्रकृति से सिद्ध मिलेंगी। द्वितीयक वस्तु क्या होगी? प्राथमिक वस्तु का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, उत्पादन में उसकी उपयोगिता वृद्धि कर दी जाती है। जैसे अगर मान लो कि गेहूं है तो गेहूं से हमने क्या बना दिया? आटा बना दिया। तो आटा क्या हो गया? द्वितीयक वस्तु हो गई। इसी तरह आटे से हमने क्या बना दिया? ब्रेड बना दिया, फिर क्या हो गई? द्वितीयक वस्तु हो गई। हमने क्या कर दिया? जो प्राथमिक खनिज था उससे चौक बना दिया, पीओपी से क्या हो गया? द्वितीयक वस्तु हो गई। जो लकड़ी थी उससे हमने क्या बना दिया? बोर्ड बना दिया, ये क्या हो गई? द्वितीयक वस्तु हो गई। ये वस्तु आपको, बोर्ड आपको कहीं पेड़ों पे लटका हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको हमें बनाना पड़ता है। तो ये वस्तु कौन सी होगी? द्वितीयक वस्तु। तो द्वितीयक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कह देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। वह क्षेत्र जो प्राथमिक वस्तुओं को परिवर्तित करके द्वितीयक वस्तुओं के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें मुख्य रूप से दो क्रियाएं शामिल करते हैं। प्राथमिक में आपकी 5 क्रियाएं थी, द्वितीयक वस्तु में आपकी क्रियाएं हो जाएंगी 2, जिसमें हम कहलाते हैं निर्माण और विनिर्माण। निर्माण के अंतर्गत आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ जाता है। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? प्राथमिक वस्तुओं को असेंबल करके एक नया रूप दे देते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आपके कैनल्स वगैरह हो गया। तो निर्माण में हालांकि प्राथमिक वस्तुओं को असेंबल किया जाता है, उनको कोई नया रूप परिवर्तित नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी क्या है, एक नए रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में पहला क्रिया होगी आपकी होगी निर्माण और दूसरी होगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। विनिर्माण में हम क्या करते हैं? उस रूप को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। जैसे पंखा है, पंखा आपका क्या है? असेंबल नहीं है, ये इसको हमने अलग अलग चीजें करके एक नया रूप दे दिया। इसमें थोड़ा सा वायर लगा दिया, एक मोटर बना दी, मोटर की वाइंडिंग कर दी, पंखुड़ियां लगा दी और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ गया पंखा। तो पंखा क्या हो गया? द्वितीयक वस्तु। कौन से क्रियाओं के माध्यम से बना है? विनिर्माण क्रियाओं के माध्यम से बना। द्वितीयक क्षेत्र में 2 क्रियाएं होंगी आपके, निर्माण और विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। आपने देखा होगा पैकेट पे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, मतलब उसने एक नया रूप बना दिया। मैन्युफैक्चर्ड बोर्ड का आपका एक नया रूप हो गया, मैन्युफैक्चरिंग आपकी एक्टिविटी होगी। तो ये दोनों क्रिया होगी। तीसरा जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र या टर्शरी क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तरह से लाइफ लाइन है। मतलब ये आपके कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे साइंस में आपने कैटलिस्ट पढ़े हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं? खुद उत्पादन, खुद रिएक्शन नहीं करते, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। वैसे ही प्राथमिक वस्तु को द्वितीयक वस्तु बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया जाएगा वो सेवाओं का होगा। और इस सेवा क्षेत्र के माध्यम से ही आपके प्राथमिक वस्तु द्वितीयक वस्तु में कन्वर्ट होगी। जैसे बिजली का योगदान आप अगर देखेंगे ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। इसी तरह अगर आप मान लो देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का योगदान है। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? अगर आपने गेहूं उत्पादित कर दिया तो गेहूं को चक्की तक ले जाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? परिवहन की आवश्यकता पड़ रही है। इसी तरह अगर मान लो आप उसमें आटा को, अगर मान लो आप आटे को लेके जाते हो किसी फैक्ट्री में बिस्किट बनाने के लिए, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में सेवा क्षेत्र की इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, जिसमें आपके परिवहन हो गया, इसमें दूरसंचार शामिल हो जाएगा, इसमें आपके विद्युत आपूर्ति शामिल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है,
बहुत सारी सेवाएं जितनी भी बैंकिंग वगैरह हैं, कुछ सामाजिक सेवाएं भी इसमें शामिल कर दी जाती हैं। जैसे आपकी प्रशासनिक सेवाएं, जिले का जो कलेक्टर होता है वो कोई उत्पादन नहीं करता, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया को उसका परिणाम उसी व्यक्ति विशेष को मिले उसको सुनिश्चित करता है। पुलिस प्रशासन क्या करता है, जिले में शांति व्यवस्था को कायम करता है। तो सेवा क्षेत्र में आपके विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, सामाजिक, उत्पादन प्रणाली से संबंधित सारी की सारी क्रियाएं जाएंगी। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाएगा गतिविधियों के आधार पे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों का विभाजन करने के बाद दूसरा हमारा जो एक्टिविटी होगी, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम इसके उत्पादन के मूल्य का आकलन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य ये ज्ञात कर लिया जाएगा। कैसे, प्राथमिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियां की जा रही हैं, जिनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, उन सबके मौद्रिक मूल्य का आकलन कर लिया जाएगा। उसका उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के बाद बाजार में बेचने जाते हैं, कितने की बिक जाती है, यह आपके प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य हो गया। प्लस इसमें क्या कर देंगे, द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य शामिल कर देंगे। द्वितीयक क्षेत्र में जो भी उत्पादन किया जा रहा है, उनके द्वारा कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, उस उत्पादन को बाजार में बेचने के बाद हमें कितना राशि प्राप्त हो रही है, यह आपके क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य। इसको भी जोड़ कर दिया कर जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, आपके सेवा क्षेत्र के द्वारा उत्पादन का मूल्य। सेवाओं के द्वारा, अगर मान लो आपने किसी किराए के लिए अगर परिवहन वालों को 200 रुपए दिया, तो ये परिवहन क्षेत्र के रूप में, सेवा क्षेत्र के रूप में 200 रुपए की राशि उसमें जुड़ जाएगी। अगर आप दूरसंचार क्या काम आएगा, आपको बाजार में भाव पूछना है, क्या भाव बिक रहा है, आपको किसी वस्तु की अवेलेबिलिटी देखनी है, किसी वस्तु का आपको वहां की उपलब्धता देखनी है, तो दूरसंचार आपके काम आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा उत्पादन का जो मूल्य है वो अगर जोड़ देंगे, तो हमारे पास इन तीनों को जोड़ने के बाद प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्लस द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्लस तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। अब हमारे पास तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का मूल्य आ गया। लेकिन केवल उत्पादन के मूल्य के साथ साथ हमें खर्चा भी करना पड़ रहा है, इसमें हमें कुछ खर्च भी करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उत्पादन के मूल्य में से माइनस कर देंगे, किसका, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादन और सेवा क्षेत्र के उत्पादन। इन तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य में से माइनस क्या कर देंगे, मध्यवर्ती उपभोग। कई बार आपके शब्द आ जाते हैं मध्यवर्ती उपभोग। प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा उत्पादन के लिए वहां कितना खर्च किया गया, हमने गेहूं का उत्पादन सपोज 200 बोरी उत्पादन की और एक बोरी आपके अगर मान लो 2000 रुपए की बिकती है, तो आपने उत्पादन कितना कर दिया, बताइए, आपका उत्पादन हो गया 4 लाख का। ठीक है, लेकिन 4 लाख में आपने खर्चा भी तो किया होगा, उसमें आपने बीज खरीदे होंगे, उसमें आपने उर्वरकों का उपयोग किया होगा, बिजली का बिल दिया होगा, ट्रैक्टर वाले को दिया होगा। अगर मान लो आपका खर्चा हो जाता है 2.5 लाख रुपए मान लेते हैं, तो 2.5 लाख आपका क्या होगा, ये मध्यवर्ती उपभोग हो गया। और ये 4 लाख क्या हो गया, उत्पादन का मूल्य हो गया। उत्पादन का मूल्य को निकालने के लिए हम कई बार दूसरा जो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, बिक्री कितनी हुई मल्टीप्लाइड बाय कीमत, उस वस्तु की कीमत कितनी। जैसे यहाँ पे मैंने देखा बिक्री आपकी कितनी हुई 200 क्विंटल, कीमत कितनी है पर यूनिट 2000, तो आपके टोटल उत्पादन का मूल्य आ जाएगा। उत्पादन के मूल्य में से हमें दूसरा स्टेप जो करना हो क्या करना है, प्रत्येक क्षेत्र के मध्यवर्ती उपभोग का आकलन करना है। कई बार आपके स्टेज पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल हालांकि ज्यादातर आते हैं, लेकिन कई बार राष्ट्रीय में इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं जो आपको इनके विभिन्न चरणों की व्याख्या करवा ली जाती है। तो आपकी व्याख्या करते समय आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम उत्पादन विधि के माध्यम से या मूल्य वृद्धि विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित कर देंगे। पहला क्षेत्र प्राथमिक, फिर औद्योगिक और फिर सेवा क्षेत्र। दूसरे स्टेज पे आप लिखेंगे प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य का आकलन किया जाएगा। तीसरे स्टेज पे क्या करेंगे, प्रत्येक क्षेत्र के मध्यवर्ती मूल्य उपभोग जो है उसकी राशि का आकलन हम करेंगे। मध्यवर्ती राशि का मतलब है कि हमने कितनी खर्च उसके लिए किया है, प्राथमिक क्षेत्र के लिए कितना किया है उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन अगर हमने किया, जैसे अगर मान लो हमने बोर्ड बनाया, तो बोर्ड बनाने के बाद अगर मान लो 20 बोर्ड बना लेते हैं और एक बोर्ड को हम 500 रुपए का बेचते हैं, लेकिन इसमें खर्चा भी तो लगा होगा, लकड़ी है, फ्रेम है, इसमें आपके जो बाहर का जो कलर वगैरह सारा खर्चा किसमें आ जाएगा,
मध्यवर्ती उपभोग में। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य के साथ साथ हम उसमें माइनस कर देंगे प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा वह राशि जिसको हम सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर बोलते हैं। इसमें जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। क्लियर है? न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल इसका दूसरा थोड़ा सा टिपिकल टाइप आता है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन होगा। सामान्यतः हम देखते हैं उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन के मूल्य के कैलकुलेशन कई बार आपको सेल्स इनटू प्राइस भी दे दी जाती है, आपको उत्पादन की इकाइयां दे दी जाती है, उत्पादन इकाई के बाद उसकी प्रति इकाई कीमत दे दी जाती है और मध्यवर्ती उपभोग दे दिया जाता है। इसमें से जैसे आप उत्पादन के मूल्य में से माइनस मध्यवर्ती उपभोग कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पे क्यों? याद है जीडीपी एट एमपी, एफसी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट में पहले याद किए थे। जीडीपी यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्योंकि उत्पादन कहाँ हो रहा है? अभी घरेलू क्षेत्र में हो रहा है। कैसा है? ग्रोस है क्योंकि उत्पादन में टूट फूट का मूल्य भी शामिल है और चूंकि हमने अभी कहाँ बेचा है? बाजार में, इसलिए वैल्यू किस पे आ जाएगी? मार्केट प्राइस पे। हमें क्या निकालना है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम होगी, क्या होगी? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब उस दिन की वैल्यू याद कर लिए, 3 समीकरण याद करो। जीडीपी आपको दे रखा है किस पे? मार्केट प्राइस पे। आपको क्या निकालना है? नेट निकालना है। तो हम क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। हमें क्या निकालना है? एफसी निकालना है, फिर माइनस करेंगे। यहाँ पे एन निकालना है, फिर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एफसी में कन्वर्ट करेंगे। तो एफसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको माइनस क्या करना पड़ेगा? एनआईटी। याद है एनआईटी? ये एनआईटी जी वाला नहीं है, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जो किसका अंतर है? अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का। अब इसको ये आपका जैसे इसमें से एमपी में से आप एनआईटी माइनस करेंगे, आपके पास क्या बच जाएगा? साधन लागत। बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की राशि माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू साधन लागत पर। अब हमें दूसरा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोस है, ये सकल है, सकल और नेट का अंतर याद कीजिए। हाँ डी, वेरी गुड। ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। स्थिर पूंजी का उपभोग भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करेंगे आप? इसको जैसे डी में, ग्रोस में से डी माइनस कर देंगे। अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई? एन, नेट आ गई। अब आपका तीसरा वैल्यू है डोमेस्टिक और नेशनल। इसका डिफरेंस आपको याद करना है। क्या था तीसरा सूत्र? बताइए। वेरी गुड। निफा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। चूंकि घरेलू है और कन्वर्ट किस में करना है? राष्ट्रीय में। घरेलू आपकी सामान्यता कम होगी, राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी। ज्यादा डिफरेंस हो सकता है जीडीपी भी ज्यादा हो, एनएनपी आपकी कम हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि निफा की वैल्यू क्या है। तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी? ऐड हो जाएगी। किसकी? NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो यह आपकी क्या आ गई? राष्ट्रीय आय। समझ में आ गया? तीनों स्टेशन में आ गए। सबसे पहले हम राष्ट्र अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में, मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में, ज्योग्राफी में आपने 5 क्षेत्र पढ़े होंगे, यहाँ पे हम 3 क्षेत्रों की बात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया, दूसरे स्टेज में हमने प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। फिर तीसरे स्टेज पे हम प्रत्येक क्षेत्र के मध्यवर्ती उपभोग, मतलब वहां कितना खर्च किया गया, उसका आकलन कर लेंगे। उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे? ये आपको जैसे इसका आकलन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बाजार कीमत पर बोलिए। हाँ शाबाश, बाजार कीमत पर सकल है, ये सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें से हमें क्या निकालना है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होगी? राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करना है इसमें। राष्ट्रीय आय क्या होगी? साधन लागत पर शुद्ध है, टूट फूट की राशि हमने माइनस कर दी है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। क्योंकि अब हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है। उत्पाद, वेरी गुड, शाबाश। अर्थव्यवस्था 2 तरह की होगी। बंद अर्थव्यवस्था है, वहां जीडीपी और एनडीपी, मतलब जीडीपी और राष्ट्रीय आय दोनों बराबर हो सकती हैं।
लेकिन अर्थव्यवस्था को जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पे निफा का डिफरेंस होगा, वो जीडीपी को और एनएनडीएफसी के अंतर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। अब इसका कई बार हम इसका जो दूसरी वैल्यू, इसी विधि को हम मूल्य वृद्धि विधि के आधार पर भी पढ़ लेते हैं। मूल्य वृद्धि विधि भी वही है कि आप जैसे इसमें उत्पादन के मूल्य में से, मिटा दो इसको, वेरी गुड, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को कर देंगे तो इसमें क्या होगी, प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि आ जाएगी, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि आ जाएगी और सेवा क्षेत्र की आ जाएगी। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन जो किया जाता है एग्जाम में, लगभग 3 नंबर का न्यूमेरिकल इसमें आ जाता है, वो क्या होता है, वैल्यू एडेड के हिसाब से कर दिया जाता है। वैल्यू एडेड में हम क्या करते हैं, प्रत्येक स्तर पे होने वाली मूल्य वृद्धि को जोड़ दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल जो नॉर्मल सा आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, वो किसान और चक्की वाला एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एक किसान क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। फार्मर प्रोड्यूसेस द व्हीट, किसान के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया गया। कितने का किया, सपोज करते हैं हम 1000 रुपए के गेहूं का उत्पादन किया गया। अब ये किसान के द्वारा इसके गेहूं के उत्पादन की वैल्यू को हम जोड़ देंगे और ये मान लेते हैं कि इसमें प्राथमिक खर्चा जो भी है वो नेट वैल्यू आपकी मान लेगी 1000। अब किसान के द्वारा क्या किया, चक्की वाले को बेचा गया, और चक्की वाले को कितने का बेच रहा है, वो किसान के द्वारा गेहूं बेचा गया चक्की वाले, और चक्की वाला बेच रहा है यहाँ पे आटा। आटा कितने का बेच रहे हो, 1500 का। और अब जैसे इसने चक्की वाले ने आटा बेचा बेकरी वाले को, बेकरी वाला क्या कर रहा है, 2500 रुपए के बिस्किट बेच देता है और बिस्किट हम खा जाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 चीजें हैं, आपको प्रत्येक स्तर पर होने वाली मूल्य वृद्धि को देखना है। यहाँ पे किसान के द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी की गई, 1000 रुपए के बराबर की गई। चक्की वाले के द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी गई, चक्की वाले ने 1500 का प्रोडक्शन नहीं किया, चक्की वाले ने जो प्रोडक्शन किया वो कितने का किया, 1500 माइनस 1000, क्योंकि 1000 यहाँ पे मध्यवर्ती उपभोग है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपका जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, 500 रुपए। 500 रुपए की मूल्य वृद्धि पहले स्टेज पे कितने की, 1000, सेकंड स्टेज पे कितने की, 500 रुपए की। अभी बेकरी वाले ने क्या किया, आटा खरीदा 1500 का और बिस्किट कितने के बेचे, 2500 के। तो यहाँ पे इसके द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 1000। वेरी गुड। अभी तीनों लेवल को अगर हम जोड़ देंगे, प्रत्येक स्तर पे होने वाली मूल्य वृद्धि या फिर अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य कितना था, 2500 रुपए, और मूल्य वृद्धि का अगर योग करेंगे तो कितना आ रहा है, 25 रुपए। हमें केवल क्या करना है, या तो इसको जोड़ना है या फिर इसको जोड़ना है। तो ये मूल्य वृद्धि के माध्यम से आपकी क्या आ जाएगी, जीडीपी एमपी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से माइनस NIT कर देना है, माइनस D कर देना है, प्लस NIFA कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा, NI, या इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं NNPFC। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके आ जाता है, और हमारे क्वेश्चन के साथ साथ अर्थव्यवस्था को जो एक अनावश्यक समस्या हो जाती है वो हो जाती है दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जो क्वेश्चन आपके 6 नंबर का, 4 नंबर का और 3 नंबर का आता है, ये तो आपके हिसाब से हो गया, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कि हम कई बार क्या करते हैं, एक ही वैल्यू को डबल करते हैं। अगर मान लो आपने यहाँ पे किसान के मूल्य को जोड़ दिया 1000, चक्की वाले को जोड़ दिया 1500 और बेकरी वाले को जोड़ दिया कितना, 2500, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 5000। ये वास्तविक आकलन से लगभग जस्ट डबल हो गया। इसको बोलते हैं दोहरी गणना, दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दोहरी गणना की समस्या से तात्पर्य है जब प्रत्येक स्तर पे होने वाले उत्पादन के मूल्य को जोड़ दिया जाता है, उत्पादन के मूल्य को, मूल्य वृद्धि नहीं, जब प्रत्येक स्तर पे होने वाले उत्पादन के मूल्य को जोड़ दिया जाता है, तो इस स्थिति में उत्पादित मूल्य का जो आकलन है या योग है वो वास्तविक आकलन से कई गुना ज्यादा हो जाता है, जिसे हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके आ जाता है, तो आप लिखेंगे कि उत्पादन विधि के दौरान जब हम अर्थव्यवस्था का आकलन उत्पादन विधि के माध्यम से करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के मूल्य को हर स्तर पे जोड़ दिया जाता है,
जो कि वास्तविक नहीं होता, वो वास्तविक मूल्य तो क्या होगा, वृद्धि की के माध्यम से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये गणना आपकी दोहरी गणना की समस्या कहलाती है। अब इसका समाधान क्या होगा? वेरी गुड। समाधान के लिए क्या करेंगे आप? समाधान के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि प्रत्येक स्तर पे होने वाले मूल्य वृद्धि को जोड़ा जाए। पहला तरीका, इसमें पॉइंट 1 करके आप लिखेंगे कि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हम दो तरह के कार्य कर सकते हैं, दो तरह की सावधानियां रख सकते हैं। पहला, केवल प्रत्येक स्तर पे होने वाले मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाए। दूसरा, जैसे हमने यहाँ पे किया, पहले स्तर पे 5000 का, दूसरे पे 500 का और तीसरे पे 1000 का, टोटल कितना हो गया हमारा? 2500 हो गया। अगर इसका ऐसा नहीं करते, दूसरा हमारे पास है कि केवल अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तु क्या थी हमारे पास? बेकरी द्वारा उत्पादित आइटम, बिस्किट जो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले हैं, अब उनका उत्पादन प्रक्रिया में आगे कोई योगदान नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? अंतिम मौद्रिक मूल्य को जोड़ देंगे। तो ये अंतिम मौद्रिक मूल्य कितना था हमारा? 2500 रुपये। तो 2500 रुपये भी हमारा अंतिम स्तर पे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इन दोनों चीजों को शामिल कर रखा है हमने। या फिर हम क्या करें? प्रत्येक स्तर पे होने वाले मूल्य वृद्धि को जोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका जो वैल्यू आएगी वो दोहरी गणना की समस्या से हम बच सकते हैं। अगर आपके 3 नंबर का आता है तो आप परिभाषा लिख के छोटा सा एग्जाम्पल दे देंगे। अगर ये 4 या 6 का आता है तो प्रत्येक स्थिति को उसको आपको डिटेल से समझा के आना पड़ेगा। तो आपको 6 में से 6 या 4 में से 4 पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। समझ में आ गया? कंक्लूड करें इसको। मापन की विधियों में पहली विधि आज हमने पढ़ी है उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि। उसमें अंतर्गत हम जो चरण करेंगे वो हो जाएंगे। पहले हम अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों या 3 क्षेत्रों में विभाजित कर देंगे, प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य का आकलन कर लिया जाएगा। इस तीसरे स्तर में क्या करेंगे? प्रत्येक स्तर के द्वारा कंज्यूम्ड जो वैल्यू है, मध्यवर्ती उपभोग का आकलन कर लिया जाएगा। उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस कर दिया जाएगा। इससे में जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। हमें क्या निकालना है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे मूल्यह्रास, माइनस कर देंगे शुद्ध प्रत्यक्ष कर और जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो हमारे को क्या मिल जाएगी? राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। और इसमें दूसरा जो आपकी प्रॉब्लम मूल्य वृद्धि विधि के अनुसार कोई समस्या आ जाती है वो है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या का मतलब हो गया कि एक ही स्तर पे उत्पादित वस्तुओं को बार बार जोड़ देना। क्योंकि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, 3 स्तर पर जुड़ जाएगा। तो जो कैलकुलेशन किया जाएगा, एस्टिमेशन किया जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? केवल अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग जोड़ दें या फिर प्रत्येक स्तर पर होने वाले मूल्य वृद्धि को जोड़ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट? बंद करें? कल वाला आपको आगे समझ में संबंधित अवधारणाएं हमने 3 चीजें देखी थी। किस तरह से मूल्यह्रास की राशि का अंतर आपके सकल और शुद्ध का अंतर हो जाता है। किस तरह से आपके जो कैलकुलेशन है आपका जो था बाजार कीमत और साधन लागत वाला था, उस अंतर किसका था? वो आपके था एनआईटी का। और राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद का अंतर किसका था? वो था आपके नीफा का। ऐसी स्थिति में हम इसको देखो, राष्ट्रीय आय का सबसे बढ़िया है कि इसको बार बार रिपीट करें और उसकी कैलकुलेशन ज्यादा करें। इसमें कई बार ए के द्वारा दी गई बिक्री आ जाती है, बी के द्वारा दी गई बिक्री आ जाती है, बी के द्वारा सी को दी गई बिक्री आ जाती है, इस तरह का भी कैलकुलेशन होता है। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर इसका आंसर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए हम हैं। टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।